ठीक है, ये स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन सभी को पता है। सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे, कुछ डिटेल नहीं। कि 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर पर्सन, और 2.5। हो सकता है 6 बजे से क्लास ना हो, कल संडे है, कल संडे को क्लास रख लेंगे। 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर टन ऑफ डेली आउटपुट। इसके बेसिस पे हवा भेजना है माइंस में, सभी को पता है ये। तो इस जगह से कभी मान लो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ विशाल, अभी जस्ट ये स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जो डिस्कस कर रहे हैं। कि दोनों में यहाँ से दो क्वेश्चन कभी कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक माइंस में लार्जेस्ट शिफ्ट में 500 आदमी काम कर रहा है, और जो कोयला निकल रहा है माइंस से एक शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में इक्वल कोयल प्रोडक्शन हो रहा है, और एक शिफ्ट में 400 टन कोयला निकल रहा है। कितना हवा भेजेंगे? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। कितना हवा भेजेंगे माइंस में हम लोग? कि 500 आदमी काम कर रहा है, और प्रत्येक शिफ्ट में, ठीक है ना, ईच शिफ्ट में 400 टन प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये क्या है कि जो भी लार्जेस्ट शिफ्ट में जो भी आदमी काम कर रहा है, तो एक पर्सन के लिए 1 मिनट में 6 क्यूबिक मीटर हवा भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 500 इंटू 6 मतलब 3000 क्यूबिक मीटर पर मिनट। आदमी के हिसाब से हो गया, ये मैन पावर के हिसाब से हो गया। और दूसरा क्या हो गया, एक शिफ्ट में 400, तो 3 शिफ्ट में कितना हो जाएगा, 1200 टन कोयला। तो 1200 इंटू 2.5, ये कितना हो जाएगा कट उठ के, 25 दे हैं 250, और 50 मतलब ये भी 300 ही आ गया ना, ये भी 3000 आ गया। इतना मीटर क्यूब पर मिनट पर टन ऑफ डेली आउटपुट, मतलब एक दिन में अगर 4 या 1200 टन कोयला निकल रहा है, तो हमको 3000 क्यूबिक मीटर पर मिनट है, यहाँ से भी दोनों इक्वल आ गया, तो 3000 क्यूबिक मीटर पर मिनट आंसर हो जाएगा, दोनों के हिसाब से हो गया, ठीक है। तो ये किसके हिसाब से है, मेन पावर। तो हो सकता है तुम डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे कि मेन पावर के हिसाब से कितना हवा भेजेंगे, तो 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर पर्सन। और ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि एक मतलब एक माइंस में एक शिफ्ट में 200 आदमी, एक शिफ्ट में 300 आदमी, एक शिफ्ट में 400 आदमी काम कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या लेना है, लार्जेस्ट शिफ्ट लेना है, क्योंकि हम लोग पंखा उसी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे ना, 400 के अकॉर्डिंग लेंगे। 400 इंटू 6 कर देंगे, और बाकी जो प्रोडक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले एनसीएल के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्या है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज 19% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब देखो इस तरीके से दे सकता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है ना, मतलब लेस देन 19%, नहीं, लेस देन 90, नॉट लेस देन 19%। मतलब क्या, ऑक्सीजन का परसेंटेज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 19% होना चाहिए। देखो जनरल शिफ्ट वगैरह कुछ नहीं, इसमें बोलेगा लार्जेस्ट शिफ्ट में, तुमसे जनरल शिफ्ट की बात नहीं करेगा, उतना सोचना नहीं है धनंजय। और जो सीओ का परसेंटेज होना चाहिए, मतलब यहाँ CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब ये साइन है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन साइन वाला भी आता है, साइन वाला भी क्वेश्चन आता है। तो मतलब क्या है कि CO2 का परसेंटेज 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से लिख के काटा हुआ रहेगा, नॉट मोर देन। और पीपीएम वाला सभी को पता है कि 1 ppm जो होता है
पार्ट्स पर मिलियन है ना, तो 1/10⁶ इंटू 100 इतना परसेंटेज होता है ना, मतलब ये 0.0001% होता है 1 ppm बराबर। तो सीओ का परमिसिबल लिमिट कितना है? सीओ 50 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए, यही है ना। तो ppm को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 50 को 0.0001 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नीचे 4 जीरो आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 0.0003 अंक पे जीरो, 0.005%। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। पीपी तुम लोग यही सिंपल पूछ देगा, पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मीनिंग मतलब क्या है कि एक, मतलब एक लाखवां भाग, एक तरीके से 10⁻6 क्या हो गया, एक तरीके से 10 लाख हो गया ना, 10 लाख भाग हो गया, एक का 10 लाखवां भाग करेंगे तो पार्ट्स पर मिलियन होता है। इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किए हैं, इंटू 100 कर दिए हैं। एक और कोई पॉइंट था? हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जनरल बॉडी ऑफ एयरवे में, जनरल बॉडी की बात कर रहा है तो 1.25 से अधिक नहीं होना चाहिए, और रिटर्न एयरवे में 0.75 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये डाटा को अच्छे से ध्यान रखना है। अगर 1.25% से अधिक होगा तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई माइंस का कट कर दिया जाएगा। वेट बल्ब टेम्परेचर किसी भी जगह पे, जो वेट बल्ब टेम्परेचर है किसी भी जगह पे 33.5 डिग्री क्या बोलता है, अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, ये मोर देन का साइन लिख के काट दिए, मतलब क्या है कि वेट बल्ब टेम्परेचर 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर वेट बल्ब टेम्परेचर किसी जगह पर 30.5 डिग्री से अधिक हो गया, किसी जगह पे 30.5 डिग्री से अधिक हो गया, तो इस जगह पे क्या है कि वेलोसिटी ऑफ एयर नॉट लेस देन, ये लेस देन का साइन है, काट दिए, मतलब नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये तुम लोग को साइन ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका कुछ क्वेश्चन साइन वाला भी आया हुआ था लास्ट एग्जाम जब भी हुआ था, तो इस तरीके से लिख के काट देना है। नॉट मोर देन कहीं बोलेगा ना, ये साइन किसका है, ये साइन है नॉट मोर देन का, नॉट मोर देन का साइन है। ये साइन किसका है, मोर देन का। ये साइन किसका है, नॉट लेस देन। मतलब ये जो लाइन इसमें जो काट देते हैं इसका मतलब होता है नोट हो जाता है, बाकी ये मोर देन और ये नॉट लेस देन। तो ये चीज का हम लोग पता कैसे करेंगे कि हाँ कि वेट बल्ब टेम्परेचर इतना है, सीओ को परसेंटेज 50 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन का परसेंटेज 19% से कम नहीं होना चाहिए। क्या डेली जांच करेंगे माइंस में? नहीं, ये सब की जांच हम लोग जो करेंगे ना एटलीस्ट वंस इन एवरी 30 डेज, 30 दिन में हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो व्हिर्लिंग हाइग्रोमीटर होता है, इसके थ्रू हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आरएच जो है, आज एक ही क्लास लेंगे वेंटिलेशन का, ठीक है ना, लंबा चलेगा। एक ही क्लास में सारा आज कवर कर देते हैं वेंटिलेशन के, अगर क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में बन जाए। व्हिर्लिंग हाइग्रोमीटर क्या मेजरमेंट करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या एक साइकोमेट्रिक चार्ट होता है, या साइकोमीटर जो बोलो, इससे भी हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट होता है, वहां से भी हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। क्या होता है इसमें, ये दिख रहा है, ये हैंडल है, इसमें क्या है, दो थर्मामीटर लगा हुआ है, एक ड्राई थर्मामीटर है, एक वेट बल्ब थर्मामीटर है।
वेट बल्ब कौन सा है? देखो इसमें क्या कर रहा है, जैसे थर्मामीटर जो होता है, जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं ना, तो ये ऐसा निकला हुआ रहता है। तो ये जो पोर्शन होता है, इसमें क्या किया हम लोग, वेट मुस्लिन क्लॉथ से कवर कर देते हैं। किससे करते हैं? वेट मुस्लिन क्लॉथ, भींगा हुआ कपड़ा, मुस्लिन क्लॉथ से, वेट मुस्लिन क्लॉथ से हम लोग कवर कर देते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी से, इसे हम लोग कैसे निकालते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी? कि मान लो कि माइंस का जो एटमॉस्फेयर में अगर बोलता है कि आर एच बहुत हाई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मान लो 100% है, मतलब क्या कि वो ऑलरेडी सेचुरेटेड स्टेट में है। मतलब क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हंड, मान लो तुमको जितना भूख लगा हुआ है, तुम पूरा उतना खाना खा लियो, मतलब पूरा पेट फुल हो गया, मतलब तुम्हारे पास और जरा सा भी कैपेसिटी नहीं है कि तुम खाना खा पाओ। तो वही यहाँ पे है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% है, मतलब क्या है कि माइंस में है ना फुल्ली सेचुरेटेड, मतलब तुमको पूरा ह्यूमिडिटी वाला कंडीशन मिलेगा। जैसे कोलकाता चले जाओ, वहां जो कंडीशन, चेन्नई चले जाओ, मुंबई चले जाओ, और तुम वही कंडीशन तुमको लगेगा, पूरा पसीना शरीर से निकला हुआ रहेगा लेकिन सूखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हवा में ऑलरेडी इतना ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है कि उसके पास सोख नहीं पा रहा, जो शरीर से निकल रहा है पसीना, उसको सोख नहीं पा रहा है। तो क्या है कि अगर मान लो, यहाँ कंडीशन आता है कि अगर रूम का मतलब माइंस का रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो रहेगा, जब लो रहेगा तो क्या रहेगा, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, जो ओरिजिनल कंडीशन है, जो ओरिजिनल टेम्परेचर है माइंस का, वो बताएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। लेकिन वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, कि जितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो रहेगा, तो जितना यहाँ से मॉइस्चर रहेगा वेटेड क्लॉथ में, उसको उतना खींचेगा, जितना खींचेगा उसका टेम्परेचर डाउन होगा। मतलब जितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो रहेगा माइंस एटमोसफेयर का, उतना ज्यादा डिफरेंस आएगा डीवीटी और डब्ल्यूबीटी के रीडिंग में। ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर की रीडिंग में उतना ही डिफरेंस आ गया। तो इसमें सीधा एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, अभी यूपीपीएससी के एग्जाम में, कि अगर डीबीटी और डब्ल्यूबीटी इक्वल हो जाता है, मतलब क्या कि डीबीटी का भी रीडिंग इक्वल आ रहा है, जितना आ रहा है रीडिंग उतना ही डब्ल्यूबीटी का ही आ रहा है, मतलब माइंस फुल्ली सेचुरेटेड है, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना 100% है। तो ये फॉर्मूला तुम लोग को ध्यान रखना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेशन कैसे होता है। उसमें मेन देखना है हम लोग को डीवीटी का परसेंटेज क्या है। डीवीटी अगर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, या डीवीटी 20 से 25 के बीच है, या डीवीटी लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमेशा फॉर्मूला में 100 माइनस 7 8 9 डीवीटी माइनस डब्ल्यूबीटी, क्योंकि डीवीटी का रीडिंग हमेशा ज्यादा आएगा। डीवीटी क्या होगा, हमेशा ज्यादा ही आएगा, क्योंकि वो जो माइंस का ओरिजिनल टेम्परेचर है उसको बताएगा। जबकि डब्ल्यूबीटी क्या रहेगा, वेट मुस्लिन क्लॉथ है, अगर उसका टेम्परेचर धीरे धीरे अगर वहां से पानी निकलने लगेगा, वाष्प बन के एटमोसफेयर में चला जाएगा, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होते जाएगा, डाउन होते जाएगा। तो जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा, उतना ज्यादा समझ के चलेंगे कि माइनस का उतना रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो है। अगर डिफरेंस जितना कम आएगा, मतलब समझ, अगर मान लो डीबीटी और डब्ल्यूबीटी का रीडिंग लगभग सेम आ गया, एक का डिफरेंस है, मतलब क्या, माइंस एकदम सेचुरेशन वाला व्यवस्था, क्या कहते हैं, अवस्था में है, कि उसके पास मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का क्षमता नहीं है। तो ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में आया हुआ था, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था, जो नोट्स का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट था। अब आता है एसेंशियल और डिसेंशियल वेंटिलेशन क्या होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सुन लो क्या होता है। एसेंशियल वेंटिलेशन सिस्टम में क्या होता है, एसेंशियल मतलब क्या, नीचे जाके ऊपर उठेगा। एसेंशियल मतलब क्या है, वो नीचे जाकर ऊपर जाएगा, मतलब क्या, फ्रेश इनटेक एयर जो है ना, सबसे पहले कहाँ जाएगा, बॉटम एंड ऑफ द वर्किंग में जाएगा, एकदम ऊपर डीप में जाएगा। उसके बाद वो फेस को वेंटिलेट करते हुए मेन रिटर्न से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए अगर माइंस में फायर डैम प्रेजेंट रहता है, तो हम लोग एसेंशियल वेंटिलेशन सिस्टम एडॉप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि फायर डैम का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रहता है, वो लगभग 0.554 होता है, मतलब हमेशा रूफ में पाया जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहीं पे एक क्वेश्चन है, यहीं पे फिगर है, देख लो फिगर समझने की कोशिश करो कि क्या है यहाँ पे। एक को दिखाया है एसेंशियल, दिखाया है, एक को डिसेंशियल दिखाया है। एसेंशियल में क्या हो रहा है, डाउनकास्ट शाफ्ट है, एयर क्रॉसिंग, ये एयर क्रॉसिंग है, क्रॉस करते हुए क्या हुआ, यहाँ पे एयर आया, एयर आया, ठीक है।
एकदम पहले डीप मोस्ट जो प्लेस था उधर गया, उसके बाद ये फेस को इधर से वेंटिलेट करते हुए, फेस को वेंटिलेट करते हुए, ये जो रिटर्न है, एयर क्रॉसिंग क्या होता है, इनटेक रिटर्न दोनों पास करता है, रिटर्न से बाहर इधर से यहाँ आके यहाँ से आपका शाफ्ट से बाहर निकल गया, तो ये एसेंशियल होता है। ये कब है, जब फायर डैम्प रहेगा। तो माइंस में जब फायर डैम्प रहेगा तो हम लोग एसेंशियल वेंटिलेशन सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। और अगर माइंस हॉट एंड डीप माइंस रहा, गर्म माइंस रहा, तो क्या होगा उस केस में, तो ऑलरेडी माइंस हॉट एंड डीप है या डीप में बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इस जगह पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो देखो। जब ये हवा सबसे पहले डीप मोस्ट की ओर जाएगा, उसके बाद वहां से फेस को वेंटिलेट करेगा, तो क्या है कि अगर मान लो इधर डीप मोस्ट प्लेस में क्या है, सम्प है, पानी जमा है, तो क्या करेगा, यहाँ से पानी को अपने साथ लेगा, मतलब ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करेगा, और ले जाके फेस को वेंटिलेट करेगा, मतलब क्या, फेस में लाकर ये ह्यूमिडिटी भर देगा, ह्यूमिडिटी वाला कंडीशन क्रिएट कर देगा। तो हम लोग अगर हॉट एंड डीप माइंस रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले फ्रेश एयर जो है ना इधर से, पहले फेस को ही वेंटिलेट कर ले, क्योंकि फ्रेश हवा आ रहा है। अगर माइंस के पहले डीप में जाने देंगे तो क्या लेगा, हवा गर्म, ऑलरेडी माइंस पहले से हॉट है, इसके कारण क्या होगा, और वो गर्म हो जाएगा हवा, और उसके बाद फेस में जाएगा तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए क्या करते हैं उस केस में, अगर हॉट एंड डीप माइंस रहेगा तो पहले फेस को वेंटिलेट करेंगे, उसके बाद वो यहाँ से हवा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हवा उसके बाद क्या रहेगा, अब कास्ट शाफ्ट से बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है मेन तुम्हारा एसेंशियल और डिसेंशियल सिस्टम। एसेंशियल कहाँ यूज करते हैं, जब फायर डैम्प रहेगा तो, और डिसेंशियल कहाँ यूज करते हैं, डीप माइंस में। जब हॉट और डीप माइंस रहेगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिसेंशियल वेंटिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट ही बताते हुए चल रहे हैं कि तुम लोग को माइंड में रहे। क्लियर है सभी को, एसेंशियल डिसेंशियल। अब आता है होमोट्रोपल एंटीट्रोपल, तो अभी जस्ट बता ही दिए थे कि फ्लो ऑफ एयर और फ्लो ऑफ मिनरल सेम डायरेक्शन में रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है कि एएफसी से कोयला बाहर निकल रहा है और हवा भी इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में हो गया, मतलब होमोट्रोपल हो गया। यहाँ पे क्या है, एएफसी से कोयला इधर जा रहा है और हवा इधर जा रहा है, तो ये एंटीट्रोपल हो गया। बस इसमें और कुछ नहीं करना है। होमोट्रोपल में क्या एडवांटेज बताए थे कि वेलोसिटी ऑफ एयर रिलेटिव टू द कोल इज लेस कंपेयर टू एन एंटीट्रोपल वेंटिलेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, लेस डस्ट एट फेस। अगर बोलेगा होमोट्रोपल एंटीट्रोपल में कौन बढ़िया है, तो हम लोग होमोट्रोपल वेंटिलेशन सिस्टम को बोलेंगे बढ़िया है, क्योंकि मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, हमेशा फेस से बाहर की ओर जाएगा, और अगर हवा भी फेस से बाहर रिटर्न निकलेगा, मतलब क्या है कि फेस में डस्ट बहुत कम मिलेगा। नहीं तो अगर कोयला इधर जा रहा है और इधर से हवा जा रहा है, तो क्या करेगा, कोयला वाला डस्ट को ले जाके फेस में ले जाएगा, उसके बाद फेस को वेंटिलेट करते हुए रिटर्न से निकलेगा, तो उस केस में क्या होगा, ये हवा फेस में डस्ट भर देगा। तो इसलिए हम लोग होमोट्रोपल वेंटिलेशन सिस्टम में बोलते हैं कि लेस डस्ट होता है फेस पर। ये तुम लोग को हम सिखाई दिए थे, शॉर्ट ट्रिक के साथ बताया है ना कि कैसे ये रटना है, ड्रिफ्ट का कौन सा कलर है, किसका कौन सा कलर होता है। ग्रीन कलर में क्या क्या था, बैरियर और जो डाइक होता है, बैरियर एंड डाइक, ये किस कलर में होता है, ग्रीन कलर में। ठीक है, स्पॉट लेवल ब्लू कलर में क्या होता है, BIS बोले थे, हम यहाँ बोले थे BDG। BDG से क्या हो गया, बैरियर और डाइक जो होता है ग्रीन कलर का होता है। BIS मतलब ब्लू कलर का क्या होता है, इनटेक एयरवे और स्पॉट लेवल जो होता है, ये ब्लू कलर का होता है। इनटेक एयरवे और स्पॉट लेवल ब्लू कलर का होता है। और एक बच गया बर्न साइना, है ना, ड्रिफ्ट हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, और कोई था यहाँ पे बर्न साइना कलर में, ड्रिफ्ट और सरफेस कॉन्टूर, ड्रिफ्ट
एंड सरफेस काउंटूर, ये बर्न साइना कलर का होता है। तो यही तीन याद रखना है। बाकी किसी के बारे में पूछेगा तो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। बाकी तुम लोग सबको पहचानना भी आना चाहिए। ड्रिफ्ट क्या हो गया, स्टोन में जो रास्ता बनाते हैं इस तरीके का, वो ड्रिफ्ट हो गया। बैरियर कैसा होता है, बैरियर में ये तिरछा रहेगा, ये बैरियर हो गया। डाइक कैसा रहेगा, डाइक में मोटा ऐसा करके डाइक लिखा हुआ रहेगा। गोफ क्या हो गया कि जहां से पिलर निकाल लिए हैं, ये गोफ हो गया। तो तुम लोग यहाँ पे यही ध्यान रखना है, BIS। ब्लू कलर का कौन होता है, इनटेक एयरवे और स्पोर्ट लेवल। GBD या BD, ग्रीन कलर का कौन होता है, बैरियर और डाइक। ठीक है, बैरियर डाइक ग्रीन कलर का हो गया। और एक मतलब क्या, सरफेस कॉन्टूर, जो कंटूर हो गया। एंड बैरियर डाइक हो गया। ड्रिफ्ट था ना, ड्रिफ्ट कौन सा कलर का है, ड्रिफ्ट, हाँ। कॉन्टूर एंड ड्रिफ्ट, ये हो गया बर्न साइना कलर का। ये तुम लोग तीन चीज ध्यान में रखना है, बाकी सब याद रहेगा। वाटर डैम W लिखा हुआ है। फायर डैम सील और स्टॉपिंग, ये डमरू, देखो ये डमरू, डमरू है। और डमरू के अंदर दोनों साइड से 3 बना दो तो ये एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग हो गया। जो नहीं दिया उसके बारे में कुछ नहीं। एयर क्रॉसिंग क्या बोला है कि इनटेक को हम लोग ब्लू में दिखाएंगे, है ना। इनटेक को ब्लू में और रिटर्न को हम लोग रेड में दिखाते हैं। ठीक है, इनटेक को ब्लू में दिखाते हैं, इनटेक एयर को हमेशा हम लोग ब्लू में दिखाते हैं। तो देखो बर्न सियाना कलर यही होता है। ग्रीन का हो गया बैरियर डाइक, ब्लू हो गया इनटेक एयर और स्पॉट लेवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनेमोमीटर क्या करता है, सिर्फ याद रखो, एनेमोमीटर से हम लोग वेलोसिटी ऑफ एयर मेजर करते हैं। क्यू बराबर ए भी होता है, सभी लोग ध्यान रखना, क्यू बराबर ए भी, एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, बाकी इसका रेंज वगैरह नहीं पूछेगा। यही एनेमोमीटर होता है। ये वेलोमीटर होता है। वेलोमीटर क्या करता है, ये स्पीड मेजर करता है। ठीक है, ये स्पीड मेजर करेगा हवा का। और हम लोग एरिया पता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू निकाल लेंगे, A × V से। तो वेलोमीटर से क्या करते हैं हम लोग, स्पीड निकालते हैं। ठीक है ना, उसके बाद इससे हम लोग क्वांटिटी मेजरमेंट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ एयर करेंट, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री में इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस। मतलब क्या, समझो यहाँ पे। ऐसा करके फेस है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मान लो ये सारा पिलर है। तो क्या है, इधर से मान लो इनटेक एयरवे आ रहा है, इधर से इनटेक आ रहा है, तो लीकेज ना हो, इधर हम लोग स्टॉपिंग बना दिए और यहाँ से हवा रिटर्न निकल जाएगा। तो इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस। तो मान लो कोई भी फेस की बात कर रहा है, मान लो अगर इसी फेस की बात करें तो इस फेस के लिए आउट बाय वेंटिलेशन कहाँ हो गया, ये इमीडिएट आउट बाय हो गया। इस फेस के लिए अगर मान लो ये फेस है तो इसका, ये तो हवा इधर से जाएगा, इधर से इमीडिएट आउट बाय यहाँ हो गया, ये हो गया यहाँ पे। तो इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस, यहाँ पे हवा का स्पीड 30 मीटर पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिग्री में। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिग्री में
इसको सिर्फ ध्यान रख लो, हम बताए हुए तुम लोग वैसे भी, कि एक बार 7.5 धीरे धीरे फेस की ओर आ रहे हैं, ठीक है ना, 7.5, 4.5 मतलब 4.5, और फेस पे स्पीड क्या रहेगा, तो जितना दूर रहेगा स्पीड कम रहेगा, और फेस पे स्पीड बढ़ जाएगा 15, 30, 60। इसी तरीके से थर्ड डिग्री के केस में है 7.5, 4.5 फेस, और स्पीड क्या रहेगा 25, 45, 75। इस चीज को तुम लोग को ध्यान रखना है कि वेलोसिटी पेयर हो सकता है क्वेश्चन दे दे, एक क्वेश्चन की एट द मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्गवॉल फेस फर्स्ट और सेकंड डिग्री में वेलोसिटी ऑफ एयर क्या होगा, तो 60 मीटर पर मिनट। तो सीधा क्या है, 15 दूना 30, 30 दूना 60, ध्यान रखना है। दूर से हम लोग फेस की ओर आ रहे हैं, स्पीड बढ़ते जा रहा है, तो 15, 15, 30, 60। यहाँ पे क्या है, 25, 45, 75 है, ठीक है, 25, 45, 75 है। कैसे याद हो सकता है कि 60 में 15 जोड़ दो, 30 में 15 जोड़ दो, और यहाँ पे 15 में 10 जोड़ दो, यहाँ 10 जोड़ना है, बाकी ये 15, 15 जोड़ना है। मैक्सिमम एयर वेलोसिटी डिफरेंट लोकेशन पे क्या रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये लॉन्गवॉल वाला आता है, ठीक है, लॉन्गवॉल फेस में क्या रहेगा एयर वेलोसिटी। तो लड़का लोग कहाँ से कंफ्यूज करता है, ये कंफ्यूज हो जाता है यहाँ से, कि मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्गवॉल फेस ये वाला पूछा हुआ है या ये वाला पूछा हुआ है। अगर यहाँ वाला पूछेगा तो जरूर वो दे देगा कि एट द मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्गवॉल फेस थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, ऐसा करके दे देगा, लेकिन यहाँ के लिए कुछ नहीं देगा वो। यहाँ पे क्या बोला है कि जो शाफ्ट है, ठीक है, वेंटिलेशन शाफ्ट है, जहां पे कोई वाइंडिंग इक्विपमेंट नहीं है, सिर्फ हवा के पर्पज से है, तो हम लोग स्पीड ज्यादा रख सकते हैं, तो 15 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम है, ठीक है। जो वेंटिलेशन शाफ्ट है वहां मेन वाइंडिंग नहीं है, लेकिन मटेरियल वाइंडिंग है, मतलब शाफ्ट है, होस्टिंग शाफ्ट है, मतलब क्या, कोयला वगैरह केज से बाहर जा रहा है, तो क्या है कि अगर हवा का स्पीड ज्यादा रखेंगे तो हिलने का चांस रहेगा केज का, तो स्पीड थोड़ा कम हो गया, मतलब क्या, इसको इस तरीके से रखो, 15, 12, 8, 6, 4, 4, ये तुम लोग याद रखना है, 15, 12, 8, 6, 4, 4, ठीक है, 15, 12, 8, 6, 4, 4 एकदम रट लो इसको इसी तरह के सीक्वेंस में। ये क्या हो गया कि वेंटिलेशन शाफ्ट, वैसा वेंटिलेशन शाफ्ट जहां पे कुछ वाइंडिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ मटेरियल वाइंडिंग है, मतलब खाली कोयला को ले जाने के लिए यूज किया जा रहा है, कोयला या सामान को ले जाने के लिए। 8 में क्या है, मेन वाइंडिंग आ गया, मतलब आदमी ले जाया जा रहा है, तो आदमी ले जाया जा रहा है, और केज को के अगर ज्यादा स्पीड रखेंगे शाफ्ट में तो क्या होगा, केज पूरा इस तरीके से हिलने का चांस रहेगा, तो इसलिए स्पीड धीरे धीरे कम हो गया। अदर रोडवे, अदर रोडवे के नहीं पूछेगा, अगर कन्वेयर रोड है, लोडिंग पॉइंट, ट्रांसफर पॉइंट, कन्वेयर का ये है इस तरीके से, ये मान लो लोडिंग पॉइंट हो गया, ये ट्रांसफर पॉइंट हो गया, तो पूरा ये कन्वेयर के अलोंग लोडिंग पॉइंट 4 रहेगा। और उसी तरीके से वर्किंग फेसेस इन डेवलपमेंट और डिप्लेरिंग या स्टॉपिंग एरिया इंक्लूडिंग लॉन्गवॉल फेस में स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड से कम, मतलब मैक्सिमम स्पीड यही है 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ का ये वाला क्वेश्चन, कि लॉन्गवॉल फेस में मैक्सिमम एयर वेलोसिटी क्या रहेगा, वो 4 मीटर पर सेकेंड रहेगा। क्योंकि किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्गवॉल से लड़का लोग है ना यहाँ समझ लेता है, और ये समझ के लड़का लोग क्वेश्चन वहां पे गलत कर देता है, क्योंकि एक आध ऑप्शन ये भी दे देता है वहां पे। यहाँ पे क्या है कि जो भी दिया हुआ इससे लेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या मैक्सिमम दिया हुआ कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफिनेशन में ये भी इंपॉर्टेंट कि जनरल बॉडी ऑफ एयर मतलब क्या, जनरल बॉडी ऑफ एयर मतलब जनरल एटमॉस्फेयर, कोल सिम का जो जनरल एटमॉस्फेयर है, और इंक्लूड करेगा एटमॉस्फेयर इन द रूफ कैविटी, मतलब ये मान लो माइंस का रूफ है, इसमें कुछ कैविटी वगैरह है, तो इसका एटमॉस्फेयर आ जाएगा, यहाँ जो भी एयर वगैरह प्रेजेंट है उसको काउंट करेंगे जनरल बॉडी ऑफ एटमॉस्फेयर में, और कोल सिम का क्या एटमॉस्फेयर है उसको काउंट किया जाएगा, मान लो ये कोल सिम है। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं आएगा, जो सील्ड ऑफ एरिया है, जो एरिया को सील किया गया है स्टॉपिंग वगैरह बना के, वो नहीं आएगा इसके अंदर, या कोई बोरहोल ड्रिल किया गया है कोयला में या एडजेसेंट स्ट्राटा में,
तो वो जनरल बॉडी ऑफ एयर के डिफिनेशन में नहीं आएगा। तो क्या नहीं आता है, इस चीज को ध्यान रखना है। हो सकता है क्वेश्चन दे दे कि जनरल बॉडी ऑफ एयर मतलब जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ कोलसिम, ए में दे देगा, बी में दे देगा जनरल एटमॉस्फेयर इन रूफ कैविटी, सी में दे देगा बोथ ए एंड बी, और डी में दे देगा जनरल एटमॉस्फेयर इन द शील्ड ऑफ एरिया, ऐसा करके कोई ऑप्शन। तो ए और बी रहेगा, सी डी नहीं रहेगा। वर्किंग मीन्स क्या, तुम लोग बहुत ज्यादा डिफिनेशन हो रहा है। वर्किंग मीन्स मतलब क्या, कि जहां पे कोई भी एक्सकेवेशन किया गया है फॉर द सर्च और ऑब्टेनिंग ऑल, मतलब सर्च करने के लिए या जहां पे हम लोग काम करके कोयला निकाल रहे हैं, तो वर्किंग हो गया। और वर्किंग प्लेस क्या होता है, कि जहां पे वर्कर लोगों को या जो भी पर्सन लोग हैं उसको लॉफुल एक्सेस है, मतलब कानूनी रूप से वो वहां पे जा सकता है, तो ये वर्किंग प्लेस कहलाता है। हाँ हाँ, डिस्यूज वर्किंग भी इसमें आ जाएगा। वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट, वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट क्या बताए हुए थे, कि वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या, कि ये मेन एयर आ रहा था, यहाँ से स्प्लिट कर दिए, एक इधर चला गया, एक स्प्लिट इधर कर दिए, ठीक है ना। फिर ये दोनों को मिक्स कर दिए, यहाँ पे मिक्स कर दिए, फिर ये टर्मिनेट होके बाहर निकल गया, इस तरीके से। तो क्या है कि इनटेक एयरवे जिसके पास क्या है, इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे है, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए ये फ्रेश एयर आ रहा है, मान लो ये एयर यहाँ से आ रहा था, तो ये एयर को यहाँ पे बांट दिए दो पार्ट में, कुछ पार्ट इधर भेज दे रहे हैं, कुछ पार्ट इधर भेज दे रहे हैं। प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है, कि और के बारे में सर्च कर, प्रोस्पेक्टिंग मीन सर्चिंग फॉर एन और। एक्सप्लोरेशन मतलब क्या होता है, हम लोग जहाँ पे ड्रिलिंग ट्रेंचिंग वगैरह करेंगे, तो ये जनरल डिफिनेशन ले आता है एक्सप्लोरेशन का, मतलब डिटेल में जानना चाह रहे हैं, तो एक्सप्लोर होता है। एक्सप्लोर में ना हम लोग ये मिनरल प्राप्त नहीं करते हैं। एक्सप्लोर मतलब क्या, हम लोग अभी पता ही लगा रहे हैं, डिटेल में उसका पता लगा रहे हैं क्या डिपॉजिट है, वो होता है एक्सप्लोरेशन, ठीक है। वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया, कि इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे कमेंसिंग फ्रॉम, जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मेन इनटेक एयरवे से, और इंडिपेंडेंट रिटर्न एयरवे वो कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, मेन रिटर्न एयरवे में। ये मेन रिटर्न एयरवे है, ये मेन इनटेक एयरवे है। तो जो मेन इनटेक एयरवे से स्टार्ट हो रहा है और मेन रिटर्न एयरवे पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, तो वो वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट का है। गैसी सीमो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री में सबको डिफिनेशन याद होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि तुम लोग लेवल का यही सब क्वेश्चन है। गैसी सीमो फर्स्ट डिग्री मतलब क्या, कि परसेंटेज ऑफ इन्फ्लामेबल गैस डज नॉट एक्सीड 0.1, है ना, यही 0.1 से अधिक ना हो, और जो रेट ऑफ इमिशन हो वो 1 क्यूबिक मीटर, अगर 1 टन कोयला प्रोड्यूस हो रहा है तो 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा ना हो, तो ये गैसीय सीमा फर्स्ट डिग्री का डिफिनेशन हुआ। सेकेंड डिग्री का क्या डिफिनेशन है, देखो यहाँ पे हम बताए थे टर्म, यहाँ पे और लिखा हुआ है और यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। तो गैसीय सीमा ऑफ सेकेंड डिग्री मतलब क्या, कि अगर 0.1% से ज्यादा है मीथेन निकल रहा है, और जो रेट ऑफ इमिशन है 1 से ज्यादा है, एक्सिड्स 1, ठीक है ना। तो एक कहाँ आ गया, एक यहीं पे आ गया, अप टू 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल निकल रहा है, 0.1 से ज्यादा नहीं एक्सीड कर रहा है परसेंटेज, तो गैसीय सीमा फर्स्ट डिग्री का है। यहाँ पे क्या है, कि 1 से ज्यादा और 10 क्यूबिक मीटर पर टन अगर निकल रहा है, 10 क्यूबिक मीटर तक, तो ये सेकेंड डिग्री में आया। दोनों में कुछ भी एक कंडीशन दे दे, सेकेंड डिग्री आ जाएगा, क्योंकि देखो ये बीच में और का साइन है। मतलब अगर दे दे क्वेश्चन ऐसा दे दे कि जो मीथेन का परसेंटेज है जनरल बॉडी ऑफ एयर में, वो दे देगा कि 0.05 है, और बोल देगा कि जो पर टन निकल रहा है तो उसमें 5 क्यूबिक मीटर मीथेन निकल रहा है, तो तुम लोग क्या कंफ्यूज करोगे, कि सर ये तो 0.05 है, तो 0.05 तो यहाँ वाला कंडीशन में आ रहा है, और ये 5 क्यूबिक मीटर तो कंडीशन यहाँ वाला आ रहा है। लेकिन क्या है, यहाँ पे और साइन है, तो इसको कौन सा डिग्री बोलेंगे, इसको सेकेंड डिग्री बोलेंगे। और थर्ड वाले में क्या है, गैसीय सीम ऑफ थर्ड डिग्री मतलब यहाँ पे परसेंटेज के बेसिस पे डिफाइन नहीं किया गया है,
अगर 1 टन कोयला निकाल रहे हैं और 10 क्यूबिक मीटर से ज्यादा गैस निकल रहा है, इनफ्लेमेबल गैस, तो थर्ड डिग्री का आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हम यही दिए हुए थे, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, लड़का लोग उसको रिपोर्ट किया हुआ था। हम क्या किए थे कि 24 अक्टूबर 1960 लिख दिए थे। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर है, जो उसको सरफेस पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो शाफ्ट के जो ओपनिंग है या इंक्लाइन से 10 मीटर से, मतलब नॉट लेस देन 10 मीटर, मतलब 10 मीटर से ज्यादा दूरी पे होना चाहिए, 10 मीटर के विद इन नहीं होना चाहिए। तो लेकिन जो पंखा 24 अक्टूबर 1957 से पहले से लगा हुआ है, तो उसमें ये लागू नहीं होगा। तो हम क्या लिखे हुए थे कि 24 अक्टूबर 1960 के बाद अगर कोई पंखा लगा हुआ है तो क्या उसका 10 मीटर से ज्यादा दूरी पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? तो चाहिए। ठीक है, वैसे वो उतना घुसेगा नहीं अंदर में, तो ये डेट वाला थोड़ा ध्यान रखना है कि 24 अक्टूबर 1957 से अगर पहले कोई मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर लगा हुआ है, तो उसको अगर वो 10 मीटर विद इन 10 मीटर के रेंज में शाफ्ट और ओपनिंग से, तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी वेंटिलेशन डोर वगैरह तो प्रोविजन रिगार्डिंग क्या है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग। बाकी सब जगह ये जान ही रहे हो कि जो स्टॉपिंग का जो थिकनेस होता है, अगर आरसीसी यूज किया गया, आरसीसी किया गया है, तो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 15 सेंटीमीटर। और अगर सीमेंट ब्रिक वगैरह से यूज करके बनाया गया है, तो उस केस में थिकनेस 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। एयर क्रॉसिंग इन गैसी माइन, जो सेकेंड और थर्ड डिग्री में जो एयर क्रॉसिंग होता है, वो एक्सप्लोजन प्रूफ होना चाहिए। बस ये चीज़ को ध्यान रखना है। रेगुलेटर वगैरह तुम लोग के लिए अभी नहीं आएगा। अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन तुम लोग को बाद में करवा दिया जाएगा। मेन जो था ना, बेसिक कुछ तुम लोग का आइडिया हो गया है वेंटिलेशन के बारे में, और बाकी लिमिट वगैरह गैस का तो सबको पता है ना, कि परमिसिबल लिमिट कौन सा गैस का कितना है। जो सीओ है, इसका परमिसिबल लिमिट 50 ppm है, 50 ppm। और जो एक्सप्लोसिव रेंज है 12.45 to 74%। ये सीओ का हो गया। H2S का जो परमिसिबल लिमिट है, इस बुक में तो 10 ppm दिया हुआ है। एक्सप्लोसिव रेंज जो है वो 4 से 46% है। और एक हाइड्रोजन, इसका एक्सप्लोसिव रेंज 4.1 से 74% होता है। तो यहाँ परमिसिबल लिमिट अभी इसका छोड़ देना, क्योंकि थोड़ा सा हर एक बुक में ये सब वेरी करता है। ये ध्यान को, सीओ का जो एक्सप्लोसिव रेंज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, या H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड इसको बोलते हैं, इसी का रोटेन एग लाइक स्मेल होता है, सड़ा हुआ अंडा जैसा स्मेल होता है। तो 4.3 to 46%, और हाइड्रोजन 4.1 to 74%। सीओ का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना, सीओ मान लो नीचे 28.956 से डिवाइड कर दो, ऊपर 16 दूना, मतलब इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 वाला के नजदीक में है। ठीक है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है, कितना हो जाएगा, सल्फर का 32 2 34, 34 डिवाइड बाई 28.956 करके, तो ये 1 से ज़्यादा हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 डिवाइड बाय अगर 28.95 करेंगे, तो सबसे जो लाइटर गैस होता है कौन हो, हाइड्रोजन ही होता है ना। ब्लैक डैम किसका मिक्सचर होता है,
Black damp is a mixture of excess nitrogen, mixture of CO2 and excess nitrogen. ये ब्लैक डैम्प हो गया 28.95। ठीक है, तुम लोग रफली ध्यान भी रखना, अगर किसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी याद नहीं आ रहा है ना, तो सीधा उसका मोलिकुलर मास को डिवाइड कर देना 28.95 करके, ठीक है। ब्लैक डैम्प ये हो गया। वाइट डैम्प किसको बोलते हैं हम लोग? कार्बन मोनोऑक्साइड को वाइट डैम्प बोलते हैं। स्टिंक डैम्प किसको बोलते हैं? या रोटेन एग लाइक स्मेल किसका होता है? ये होता है H2S का। इसको सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन भी बोलते हैं। और एक फायर डैम पे मेन क्या होता है? फायर डैम पे मेन मीथेन होता है। और बाकी तो वेंटिलेशन का चीज़ है इसमें, रेगुलेशन में। एक डाटा और तुम लोग बता रहे हैं हम, सभी का HEMM का ट्रेलिंग केबल का लेंथ सभी को पता है? ट्रेलिंग केबल का लेंथ बकेट व्हील एक्सकेवेटर का, तुम लोग कमेंट करते जाना। ड्रैग लाइन का, सॉवेल का, LHD का, HDL का और जनरल। बकेट व्हील एक्सकेवेटर का 1000 मीटर, ड्रैग लाइन का 100 मीटर, सॉवेल का 300 मीटर, LHD का 250 मीटर, HDL का 100 मीटर और जनरल में भी 100 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का बता रहे हैं। सॉवेल का 250 मीटर कौन बोल दे रहे हो यार? LHD को लोड होल डंपर बोला जाता है, ठीक है ना? लोड होल डंपर रेगुलेशन में दिया हुआ है। LHD को फुल फॉर्म जो है ना, लोड होल डंपर है। क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज: लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ये जनरल की किसी भी कंडीशन में है ना, ट्रेलिंग केबल का लेंथ अब 100 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, तो लो वोल्टेज में क्या हो गया? अप टू 250 वोल्ट। मीडियम में क्या हो गया? ओवर 250 एंड अप टू 650 वोल्ट। हाई में क्या हो गया? ओवर 650 वोल्ट एंड अप टू 33 kV। और एक्स्ट्रा हाई में ओवर 33 kV हो गया।
पहले तुम जो बोल रहे हो ना कुणाल कुमार महतो कि सर कंट्रोल ब्लास्टिंग में फ्लाई रोक होना ही नहीं चाहिए कंट्रोल ब्लास्टिंग में। हम लोग कंट्रोल ब्लास्टिंग तो इसीलिए कर रहे हैं कि फ्लाई रोक ना हो। तो फ्लाई रोक कितना हाइट से अधिक फ्लाई नहीं करना चाहिए, ये तुम कैसे कंट्रोल कर पाओगे ये बताओ। हम लोग चाहिए कि कंट्रोल ब्लास्टिंग कर दे कि फ्लाई रोक हो ही ना। तो क्वेश्चन ही गलत है। ये ध्यान रखना। थोड़ा सा और लिख दे रहे हैं कि हैंड हेल्ड apparatus जो है कितना होता है वोल्ट, सभी लोग बताओ। हैंड हेल्ड apparatus का वोल्टेज लिमिट, अंडरग्राउंड लाइटिंग का वोल्टेज लिमिट, और सरफेस या ओपन कास्ट माइनिंग का वोल्टेज लिमिट। हैंड हेल्ड apparatus का वोल्टेज लिमिट 125 वोल्ट, अंडरग्राउंड माइंस का वोल्टेज लिमिट 125 वोल्ट, सरफेस में लाइटिंग का, ये लाइटिंग का है, 125 वोल्ट। पोर्टेबल हैंड लैंप रहा या टॉर्च रहा तो कितना रहेगा? पोर्टेबल हैंड लैंप या टॉर्च, कितना रहेगा लाइटिंग लिमिट? 30 वोल्ट। अगर रिमोट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग सर्किट और इलेक्ट्रिक सिग्नल सिस्टम रहेगा तो कितना रहेगा? जो रिमोट कंट्रोल सर्किट वगैरह जो भी रहता है ना, ये सब का भी वोल्टेज लिमिट 30 वोल्ट ही है। फॉर वोल्टेज टाइप प्लग, जैसे एचडीएल वगैरह का जो केबल अटैच होता है, तो उसका वोल्टेज कितना से एक्सीड नहीं करना चाहिए वोल्टेज टाइप प्लग के लिए? 650 वोल्ट। और ट्रॉली वायर लोकोमोटिव वगैरह जो होता है ना, हॉलेज बाय इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और ट्रॉली वायर, तो वहां पे भी 650 वोल्ट। ट्रॉली वायर लोको, ये सभी को पता है तो अच्छी बात है। सभी लोग इसका आंसर दिए भी हो। इंट्रिंसिकली सेफ का वोल्टेज लिमिट कितना है? सरफेस का 250। सरफेस का ये 250। देखो, अब तुम लोग से पायलट सर्किट, वो सर्किट का वोल्टेज नहीं पूछेगा, जितना दिया हुआ बस उतना ही आएगा। पायलट सर्किट का कहीं पूछा है वोल्टेज? 25 वोल्ट डीसी या 15 वोल्ट एसी? 24 वोल्ट किसका बोल रहे हो? 30 को 30 बोल रहे हो, 24 बोल रहे हो इंट्रिंसिकली सेफ का? इंट्रिंसिकली सेफ apparatus का वोल्टेज कितना बोल रहे हो तुम लोग? इंट्रिंसिकली सेफ 30 वोल्ट। ये 15 वोल्ट एसी कहाँ पढ़ते हो यार दुबराज? देखो, इसमें जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है इसी का, कि हैंडहेल्ड जो apparatus होता है, पोर्टेबल apparatus, हैंडहेल्ड पोर्टेबल apparatus का वोल्टेज लिमिट क्या है, यही यहाँ से इंपॉर्टेंट है। बाकी इंट्रिंसिकली सेफ का वोल्टेज लिमिट 30 वोल्ट बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम वोल्टेज कितना ट्रांसमिट कर सकते हैं माइंस में? मैक्सिमम वोल्टेज कितना ट्रांसमिट कर सकते हैं? मैक्सिमम वोल्टेज माइंस में 11 के भी ट्रांसमिट कर सकते हैं।
और यूज कितना तक का कर सकते हैं? 6.6 kV। इवन इन अंडरग्राउंड ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड रहे, मैक्सिमम वोल्टेज जो ट्रांसमिट इतना कर सकते हैं और यूज इतना में कर सकते हैं। और इधर क्या है, विच अमंग द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज एक्स्ट्रा है वोल्टेज, से तुम लोग सबको पता रहेगा। हम एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं तुम लोग को। जब डंपर ऑपरेशन रहेगा, डंपर से, ठीक है ना, होल रोड है, होल रोड में ये डंपर चल रहा है, ठीक है, डंपर चल रहा है होल रोड में, तो डंपर से मिनिमम क्लियरेंस कितना रहेगा ओवरहेड वायर का? ये होल रोड है, तो मिनिमम जो क्लियरेंस रहेगा वो 12 मीटर का रहेगा। और जब रेज्ड बॉडी ऑफ डंपर रहेगा, जब क्या ओवरहेड वायर रहे और डाला उठा हुआ रहेगा, ये जो डंपर है ना, डंपर का क्या बोलो कि डाला उठा हुआ है, तो ये क्लियरेंस कितना रहेगा? 3 मीटर का रहेगा। डाला उठा रहेगा तो 12 मीटर आशुतोष, डाला ऊपर उठेगा तो 3 मीटर का क्लियरेंस, सिर्फ 3 मीटर का। ये डाला मान लो जब उठ गया है डाला, तो उस केस में क्लियरेंस 3 मीटर का। अब ऐसे नॉर्मल केस में जो डंपर होल रोड में है, तो ये जो क्लियरेंस चाहिए वो 12 मीटर का क्लियरेंस चाहिए। जो दो ओवरहेड लाइन है, मान लो ये एक ओवरहेड लाइन है और कोई दूसरा ओवरहेड लाइन है, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, मान लो दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा, एक मान लो इधर से जाएगा एक इधर से आएगा, तो जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो जो मिनिमम रहेगा, जो क्लियरेंस होना चाहिए दोनों के बीच का, वो 3 मीटर होना चाहिए। क्या बोल दो, 3 मीटर नहीं यार, 2.4 मीटर ये जो रहेगा ना, हम 3 मीटर इसका बता रहे थे, ये 2.4 मीटर रहेगा, ठीक है। जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा ना, तो जो क्लियरेंस रहेगा जो दो वायर के बीच में, वो 2.4 मीटर रहेगा। जब दो ओवरहेड वायर एक दूसरे को क्रॉस करेगा, मान लो कि एक पोल यहाँ है एक पोल यहाँ है, ठीक है, ओवरहेड वायर गया हुआ है, अब कोई एक पोल इधर है एक पोल इधर है, अब इधर से भी ओवरहेड वायर जा रहा है, तो एक दूसरे को कहीं क्रॉस करेगा, तो वहां पे जो क्लियरेंस रहेगा ना, वो 2.4 मीटर है, 2.4 मीटर ही है। वो क्योंकि तुम लोग जो कमेंट कर देते हो ना, उसके कारण उससे थोड़ा घबरा गए थे, और कुछ नहीं। हाँ, इसमें और एक क्वेश्चन आता है कि नो ब्लास्टिंग फॉर एनी पर्पज शेल बी डन विद इन 10 मीटर ऑफ बाउंड्री ऑफ सब स्टेशन। कि ये सब स्टेशन का बाउंड्री है और हम लोग को ब्लास्टिंग करना है ओपन कास्ट में, तो कोई ब्लास्टिंग नहीं करना है विद इन 300 मीटर ऑफ सब स्टेशन, ठीक है। तो जो ओपन कास्ट माइंस है वहां पे फॉल्ट करेंट सेल नॉट बी मोर देन, जब इलेक्ट्रिकल अपरेटस 6600 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, तो फॉल्ट करंट ओपन कास्ट माइंस में कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? फॉल्ट करंट कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? ओपन कास्ट माइंस में 50 एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और अंडरग्राउंड माइंस में फुल करंट कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? अंडरग्राउंड माइंस में देखो, आज ये क्लास करवा रहे हैं ना, इसमें जनरल चीज है, जो मान लो हम लोग फिर इसके बारे में कुछ डिस्कस जरा सा भी नहीं करने वाले हैं। बाकी माइनिंग तो हम डेली डिस्कस करेंगे,
इसके बारे में हम जरा सा डिस्कस करने वाले नहीं है, इसलिए हम ये क्लास को कंटिन्यू करके हम एक्स्ट्रा चीज जो है हम वो करवा देंगे तुम लोग के लिए। अगर मीथेन का परसेंटेज कितना रहेगा जनरल बॉडी एयर में, कितना से एक्सीड करेगा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कटवा देंगे? 0.5, 0.75, 1 या 1.25? तो ये फॉल्ट करंट इंपॉर्टेंट है। अभी क्या पूछे हम क्वेश्चन कि कितना परसेंट से जनरल बॉडी ऑफ एयर में मीथेन का परसेंटेज कितना से अधिक होगा कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट करवा देंगे? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट करवा देंगे, ये रहेगा 1.25% से अगर एक्सीड करेगा तो कट करवा देंगे, ठीक है। जो भी 0.75 बोल रहे हो अमृत, सुधार लेना, करेक्शन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ डिग्री माइन ऑल apparatus सेल बी फ्लेम प्रूफ इन केस ऑफ डिग्री टू माइन। डिग्री टू माइन है तो जो वर्किंग फेज से कितने दूरी तक का जो भी इक्विपमेंट रहेगा वो फ्लेम प्रूफ रहेगा। वर्किंग फेज फेज से जो भी रहेगा वो कितनी दूरी तक फ्लेम प्रूफ रहेगा। लाइट का वो हम अभी नहीं बताएंगे, लाइट का एक जो वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है या कंटेंट में डाला हुआ वो देख लेना, क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक के साथ है। डिग्री टू में 90 मीटर, और डिग्री थ्री में, फेस से कितना दूरी तक का जो भी रहेगा वो फ्लेम प्रूफ रहेगा 207 मीटर, 270 मीटर। ये सारा चीज इंपॉर्टेंट डाटा है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। 20 का डी। ठीक है, लाइटिंग से पूछने का रहेगा ना तो इतना ही क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब बाकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वगैरह तुम लोग से निपटना चाहिए। लक्स वाला डाटा हटा दिया है, लक्स में अब डाटा नहीं है, ठीक है। तो बाकी एक दो क्वेश्चन कुछ रहा होगा तो छोड़ दो, इलेक्ट्रिसिटी से जितना बता दिए हैं ना। ये जीरो जोन एक जोन क्या बोल रहे हो यार? इस जोन वोन की बात तुम कहाँ से बोल रहे हो? जीरो जोन एक जोन ये हम भी नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम भी नहीं बता पाएंगे ये चीज। एक आ जाओ MVTR में, ठीक है ना। MVTR, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, ये कब आया है? MVTR कब आया है, जल्दी से बताओ। डस्ट तो हम CMR जब पढ़ाएंगे डिस्कस हो जाएगा। MVTR कब आया है? 2 अप्रैल 1966 को।
इसमें कुछ दिया हुआ नहीं, इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है। अच्छा वैसे ठीक है, यहाँ का शेड्यूल वगैरह तुम लोग याद कर सकते हो कि अगर कोई भी आदमी है, ठीक है ना, अगर 2 साल से ज़्यादा समय के लिए अब्सेंट है माइंस में, तो उसको ज्वाइन करने के कितने दिन के अंदर उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ज्वाइन करने के कितने दिन के अंदर उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाएगा? विद इन 1 मंथ या 30 डेज? सही है। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूरा बनता है, जो एमबीटीआर से यही बनता है, जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होता है। देखो क्वेश्चन क्या है, हम ठीक है, अगर कोई आदमी 1 साल से भी ज्यादा समय के लिए अब्सेंट रहे, हम क्वेश्चन कर दिए हैं 2 साल, क्या दिक्कत है? अगर 2 साल 10 साल के बाद भी ऑप्शन करके ज्वाइन करें ना, उसको 1 महीना के अंदर उसको ट्रेनिंग में भेजना होगा, रिफ्रेशर ट्रेनिंग में। जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलता है वो कौन सा फॉर्म में मिलता है? फॉर्म बी में मिलता है, ठीक। लेकिन रिफ्रेशर ट्रेनिंग छोड़ दो, हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रिफ्रेशर ट्रेनिंग है कि तुम लोग जो वीडियो है ना, हमको लगता है 2 वीडियो होगा, बस उतना देख लेना एक बार, स्पीड करके देख लेना। वहाँ पे सारा हम फॉर्म वगैरह अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। हाँ, माइंस रेस्क्यू रूल हम तुम लोग को बताते हैं यहाँ पे। माइंस रेस्क्यू रूल में आ जाओ कि रेस्क्यू ब्रिगेड में कितना पर्सन होता है। ये जो 18 या 20 क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन आने का रहेगा 18-20 नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा है, 27 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 27 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए। अगर रेस्क्यू से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। ट्रेनिंग वाला भी आ जाए वहीं पे देख लेना, ठीक है ना। जो रेस्क्यू ब्रिगेड रहता है, रेस्क्यू ब्रिगेड रहता है, कितना कितना होता है बताओ तो। इसका रेस्क्यू ब्रिगेड का कॉम्बिनेशन क्या है? रेस्क्यू ब्रिगेड का कॉम्बिनेशन क्या है? 18, एटलीस्ट ये रहता है एटलीस्ट 18 रेस्क्यू 10%, ठीक है ना। एटलीस्ट 18 आरटीपी रहता है। दो कौन रहता है? इंस्ट्रक्टर रहता है। और एक कौन रहता है? सुपरिटेंडेंट होता है। यही होता है ना। एक सुपरिटेंडेंट, दो इंस्ट्रक्टर, और एटलीस्ट 18 रेस्क्यू 10%। हु अपॉइंट्स द सुपरिटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन? रेस्क्यू स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को कौन अपॉइंट करता है? ओनर, एजेंट, रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर। रेस्क्यू स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को कौन अपॉइंट करता है? ओनर, एजेंट, मैनेजर। ए, बी, सी, डी। ओनर, एजेंट, मैनेजर करता है। ओनर करता है, एजेंट करता है, रीजनल इंस्पेक्टर करता है, चीफ इंस्पेक्टर करता है। ओनर करता है, ओनर। किस केस में जो सुपरिटेंडेंट है दूसरे, मतलब किस केस में ओनर जो है ना दूसरे सुपरिटेंडेंट को अपॉइंट करता है? किस केस में? कि जब सुपरिटेंडेंट 60 दिन से ज़्यादा समय के लिए एब्सेंट रहता है, या सुपरिटेंडेंट 6 महीना से ज़्यादा समय के लिए एब्सेंट रहता है, या सुपरिटेंडेंट 30 दिन से ज़्यादा दिन के लिए एब्सेंट रहता है, या 3 महीना से ज़्यादा समय के लिए एब्सेंट रहता है। अगर सुपरिटेंडेंट 60 दिन से ज़्यादा समय के लिए एब्सेंट रहता है, तो ओनर जो है दूसरे सुपरिटेंडेंट को अपॉइंट करता है। और जो अपॉइंट करता है तो उसका नोटिस कितने दिन के अंदर वो चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देता है? कितने दिन के अंदर, अपॉइंटमेंट के बाद कितने दिन के अंदर
जो ओनर होता है वो चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देता है विद इन 7 डेज। कौन सा फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन सेल बी गिवन इन, कौन सा फॉर्म में देता है? अपॉइंटमेंट तो कर दिया, कौन सा फॉर्म में देगा? 1 में, 2 में, 3 में, 6 में? फॉर्म 1 में देता है। रेस्क्यू रूम को, रेस्क्यू रूम सेल बी एस्टेब्लिश्ड एट बिलो ग्राउंड माइन वेयर मोर देन, कितना पर्सन एम्प्लॉयड होता है, और कोई रेस्क्यू स्टेशन विद इन कितना किलोमीटर के रेडियस पे रेस्क्यू स्टेशन नहीं होता है। कि अंडरग्राउंड माइंस के लिए रेस्क्यू रूम एस्टेब्लिश करना रहता है जब मैन पावर कितना होता है, कितने से अधिक होता है मैन पावर, और कितना किलोमीटर के अंदर रेडियस के अंदर अगर रेस्क्यू स्टेशन नहीं होता है तो ये बनाना चाहिए रेस्क्यू रूम। तो जब 100 से ज़्यादा मैन पावर होता है और 35 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं है तो रेस्क्यू रूम बनाने का प्रावधान है। रेस्क्यू रूम का क्या फंक्शन नहीं है? टू प्रोवाइड इनिशियल ट्रेनिंग इन, ये सही है, ठीक है ना। रेस्क्यू रूम का क्या फंक्शन नहीं है? टू प्रोवाइड इनिशियल ट्रेनिंग इन रेस्क्यू वर्क, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर, मतलब स्टोरेज ऑफ ब्रीदिंग apparatus, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर असेंबली ऑफ ब्रीदिंग apparatus, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टेस्टिंग ऑफ ब्रीदिंग apparatus। मतलब क्या, इनिशियल ट्रेनिंग रेस्क्यू रूम नहीं दे सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन ही आता है कि रेस्क्यू रूम इनिशियल ट्रेनिंग नहीं देता है। अब आता है इसमें भी जो शेड्यूल वगैरह होता है ना, फॉर्म वगैरह कुछ कुछ होता है, उस फॉर्म के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। कि जो इक्विपमेंट रखा जाता है रेस्क्यू स्टेशन में, इक्विपमेंट जो रखा जाता है रेस्क्यू रूम में, और इक्विपमेंट जो रखा जाता है सरफेस के नज़दीक में जहाँ पे कोई रेस्क्यू रूम वगैरह नहीं है, नियर टू इंट्रेंस, तो कौन से शेड्यूल के तहत रखा जाता है? नियर टू इंट्रेंस। टेस्टिंग ऑफ ब्रीदिंग एपरेटस, टेस्टिंग ऑफ एपरेटस हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, कोड ऑफ सिग्नल हो गया, और बीच में कुछ एक छूट रहा है, ये बता तो। ये रेस्क्यू स्टेशन फॉर्म शेड्यूल 1, रेस्क्यू रूम शेड्यूल 2, नियर टू इंट्रेंस ये फॉर्म 3 या शेड्यूल 3, टेस्टिंग 4 के तहत है ना। 8 में हो गया कोड ऑफ सिग्नल। 7 में क्या है? मेडिकल एग्जामिनेशन कितने में है? कौन सा शेड्यूल में है मेडिकल एग्जामिनेशन, जल्दी से बताओ। मेडिकल एग्जामिनेशन शेड्यूल 6 में है। 6 में। 5 में क्या है? 5 में क्या है और 7 में क्या है? 7 में जो है वो है इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस दिया हुआ है। और कोड ऑफ साइन, मतलब जो प्लान वगैरह ड्रॉ करते हैं ना रेस्क्यू ट्रेसिंग वगैरह, तो जो उसमें सिंबल वगैरह यूज करते हैं ना, वो साइन वगैरह, सेकंड सिंबल एक तरीके से कोड साइन बोल रहे हैं, ठीक, सिग्नल नहीं समझना है इसको। या बोलो एक तरीके से प्लान वगैरह ड्रॉ करने के लिए जो भी बैरियर डाइक वगैरह दिखाते हैं ना, वो साइन वगैरह दिया हुआ है शेड्यूल 5 में। हाँ, सिंबल यूज्ड इन प्लान वगैरह में जो होता है वो सही लिखना होगा। सिंबल यूज्ड इन रेस्क्यू ट्रेसिंग, ठीक है। तो ये 8 शेड्यूल होता है, ये अच्छे से तुम लोग सभी को याद है।
पांचवें, पांच में ही तो लिखे हैं। इंक्लूडिंग रेस्क्यू, मतलब इंक्लूडिंग लीडर, कितना मेंबर होता है रेस्क्यू टीम में, इंक्लूडिंग लीडर? इंक्लूडिंग लीडर कितना होता है? लेस देन पांच, नॉट मोर देन सिक्स, नॉट लेस देन। रेस्क्यू टीम जो ब्रीदिंग apparatus यूज करके माइंस में जो रेस्क्यू के लिए जाता है ना, तो नॉट लेस देन फाइव एंड नॉट मोर देन सिक्स, इंक्लूडिंग लीडर। ये चीज को ध्यान रखना है। एक बार में जो रेस्क्यू के लिए, जिसको मतलब रेस्क्यू स्टेशन में जिसका सिलेक्शन हो गया रेस्क्यू के लिए, तो मिनिमम कितना साल के लिए और मैक्सिमम कितना साल के लिए? एक बार हो गया सिलेक्शन तो ये 5 से 6, ठीक है ना? इंक्लूडिंग लीडर, लीडर को लेके 5 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लीडर को हटा देंगे तो 4 से कम नहीं होना चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो रेस्क्यू स्टेशन में जो रेस्क्यू टीम मतलब ट्रेंड पर्सन का सिलेक्शन होता है, कितना साल के लिए होता है? 1 to 5। 1 to 5 सभी लोग सही बता रहे हो ना? ठीक, मतलब नॉट लेस देन 1 ईयर और नॉट मोर देन 5 ईयर के लिए, ठीक है ना? कम से कम एक बार सिलेक्शन हो गया तो 1 से 5 साल तक तो रहना ही है, 1 साल से कम नहीं और 5 साल से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। ये 3 ईयर क्या बता रहे हो? वही 1 इन जो थ्री बोल रहे हो ना, थ्री किसी में दिया हुआ था, लेकिन हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर ले रहे हैं। हाँ, रेस्क्यू टेंट पर्सन का जो एज होना चाहिए ना, वो 21 से 30 साल का एज होना चाहिए। एज क्या होना चाहिए? 21 से 30 साल का होना चाहिए। और मेडिकल एग्जामिनेशन रेस्क्यू टेंट पर्सन का कितने दिनों में होना चाहिए मेडिकल एग्जामिनेशन? एज एज 21 से 30। और मेडिकल एग्जामिनेशन जो शेड्यूल 6 के तहत होता है, वो कितने दिन में होता है रेस्क्यू टेंट पर्सन का? 12 मंथ में, है ना? ठीक है। अगर कुछ इमरजेंसी हो गया है बिलो ग्राउंड माइंस में, ठीक है, तो सुपरिटेंडेंस किसके दिशा निर्देश पे वहां पे रेस्क्यू रिकवरी वर्क करेगा? मैनेजर या एजेंट या ओनर या जनरल मैनेजर? किसके दिशा निर्देश पर जो सुपरिटेंडेंट है माइंस में रेस्क्यू रिकवरी वर्क करेगा? मैनेजर के order पे। अगर मैनेजर नहीं रहेगा तो प्रिंसिपल ऑफिशियल, जो माइनिंग डिसिप्लिन का जो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल रहेगा वो। और जो भी रेस्क्यू रिकवरी वर्क करेगा सुपरिटेंडेंट ना, तो वो फिर क्या करेगा? जब रेस्क्यू रिकवरी वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 दिन के अंदर रेस्क्यू रिकवरी वर्क कंप्लीट होने के कितने दिन के अंदर वो रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को रिपोर्ट बना के भेजेगा? जब रेस्क्यू रिकवरी वर्क कंप्लीट हो गया है माइंस में, तो कितना दिनों के अंदर वो फिर
रिपोर्ट बना के भेजेगा 3 दिन के अंदर। हाउ मेनी रेस्क्यू ट्रेसिंग सेल बी केप्ट एट बिलो ग्राउंड माइन? रेस्क्यू ट्रेसिंग कितना रखना है? 2 रखना है, 3 रखना है, 1 रखना है, या नन ऑफ द एबव? जो रेस्क्यू ट्रेसिंग रखना है रेस्क्यू स्टेशन पे, वो कितना रखना है बिलो ग्राउंड माइंस में जो रखना है? 2 रखना है, 3 रखना है, 1 रखना है, या नन ऑफ द एबव रखना है? तो जिसका भी आंसर 3 है वो गलत है। क्या होना चाहिए? मोर देन 3 रखना है। इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द एबव हो जाएगा। मोर देन 3 कितना रखना है रेस्क्यू ट्रेसिंग? मोर देन 3, जो वीवीआई क्वेश्चन है। मान लो माइंस में 400 आदमी काम कर रहा है, तो कितना रेस्क्यू 10% रखना होगा? 400 पर्सन ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड है, तो रेस्क्यू 10% कितना होगा? डुबराज 3 नहीं, मोर देन 3 होगा। ठीक है, मोर देन 3। 400 अगर आदमी ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड है तो कितना रेस्क्यू 10% रहेगा? जो भी 4 बोल रहे हो एकदम बिल्कुल गलत बोल रहे हो। अप टू क्या है कि 100 से अगर ज्यादा मैन पावर रहेगा तो रेस्क्यू 10% रखना है। अप टू 500 जो रहेगा ना, 500 तक 5 रहेगा। 500 तक कितना रेस्क्यू 10% रहेगा? 5 रहेगा, मतलब 400 पे भी 5 ही रहने वाला है। और उसके बाद क्या है कि प्रत्येक 100 या पार्ट पे एक एक से बढ़ाते जाना है। मतलब अगर 600 बोल दिया एग्जैक्ट 600, तो 600 पे कितना रेस्क्यू 10% रहेगा? तो 500 प्लस 100 तोड़ दो, कि 500 पे 5 रहा, 100 पे 1 रहा, मतलब 6 हो गया रेस्क्यू 10%। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ दे कि टोटल जो मैन पावर है वो 4238 है, तो कितना रेस्क्यू 10% रहेगा? तो सीधा तोड़ लो इसको, क्या 500 प्लस 3700, 42 हो गया, प्लस 38, मतलब 500 में 5 रहा, 3700। तो प्रत्येक पे एक एक बढ़ते जाएगा, तो 37 पे 37 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 37 5 42 1 43 हो जाएगा। गौरव कुमार सिंह किसका बोल रहे हो? 37 5 42 क्यों? कौन बोल रहा है 41? अनुराग 41 क्यों बोल रहे हो? 709 रहा तो कितना रेस्क्यू 10% रहेगा? 709 अगर मैन पावर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड रहेगा तो रेस्क्यू 10% कितना रहेगा? तोड़ने वाला तरीका सीख लो, कैसे तोड़ना है। 500 तक 5 रहा, प्लस 700 है, ठीक है ना? 200 जोड़ दो, प्लस 9। 500 तक 5 रहा, फिर प्रत्येक 100 पे या उससे कम भी रहेगा तो दो एकक रहेगा, 2 रहेगा यहाँ पे, यहाँ 100 से कम 1 रहा, मतलब 5 2 7 1 8 हो गया। कुणाल कुमार महतो, अभी भी तुम्हारा गलत हो रहा है। गौरव कुमार सिंह क्या बोल रहे हो? 8 ठीक है ना सभी का? अगर माइंस में एक्सीडेंट हो जाता है रेस्क्यू अपरेटस यूज करने के कारण, रेस्क्यू अपरेटस यूज करने के कारण माइंस में एक्सीडेंट हो जाता है, तो कौन से फॉर्म में मैनेजर जो है नोटिस भेजेगा? कौन से फॉर्म में मैनेजर नोटिस भेजेगा? अगर माइंस में रेस्क्यू अपरेटस यूज करते हुए माइंस में एक्सीडेंट हो जा रहा है तो कौन से फॉर्म में भेजेगा? तो फॉर्म 2, यहाँ ए बी मत बोलो, फॉर्म 2 है। रेस्क्यू में 2 ही फॉर्म है, 1 नंबर फॉर्म और 2 नंबर फॉर्म। 1 नंबर फॉर्म में क्या हो गया था? सुपरिटेंडेंट का अपॉइंटमेंट कर दिए थे। और 2 नंबर फॉर्म में क्या है कि अगर माइंस में एक्सीडेंट होगा तो मैनेजर इंफॉर्मेशन भेजेगा, और अगर कहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर रेस्क्यू ऑपरेटर्स यूज करते हुए एक्सीडेंट हो जा रहा है रेस्क्यू स्टेशन वगैरह पे, तो सुपरिटेंडेंट भेजेगा नोटिस 24 घंटा के अंदर।
ठीक है, बहुत सारा चीज तुम लोग को हम कवर कर दिए। अगर क्वेश्चन आने का रहेगा ना, और लीडर जो रहेगा वो कभी भी खुद को मैनुअल काम में इंगेज नहीं करेगा। लीडर है, नेता मतलब। अब मान लो माइंस का मैनेजर होता है, वही कोई काम में इंगेज हो गया तो उसको मैनेजरी का काम है ना, सिर्फ मैनेजरगिरी उसको करना है माइंस में। अब खुद से जाके बोलेगा हटो जी हम डंपर चला देंगे, हम सॉरी चला देंगे, तो नहीं होता। उसी तरीके से लीडर का जो काम है अंडरग्राउंड माइंस में, वो सिर्फ डायरेक्शन देना है, टीम को लीड करेगा, डायरेक्शन देगा, निर्देश देगा। ये नहीं कि खुद ही वो मैनुअल में सिर्फ वो इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जब लीडर अंडरग्राउंड माइंस में जाता है अपना रेस्क्यू टीम को लेके, तो जो सबसे स्लोवेस्ट आदमी रहेगा ना, स्लोवेस्ट पेस वाला, जो सबसे स्लोवेस्ट स्पीड वाला रहेगा उसके टीम में मेंबर, उसके स्पीड के साथ मैच करके चलेगा, सभी को बोलेगा। और लीडर अपने साथ एक घड़ी लेके जाएगा, वॉच लेकर जाएगा, जिससे वो क्या करेगा, वो जो कंप्रेस्ड ऑक्सीजन लेके गया है ना, उसका वो प्रेशर रिकॉर्ड करेगा एट इंटरवल ऑफ 20 मिनट, कि वो एम्पल टाइप में सफिशियंट टाइम में वापस लौट जाए। 20-20 मिनट का चेक करेगा। और कितना समय से ज्यादा समय के लिए अलाउ नहीं करेगा लीडर। मान लो एक बार रेस्क्यू ऑपरेटर्स वगैरह लेके गया है, ठीक है ना, काम करने के लिए अंदर में, मतलब रेस्क्यू करने के लिए, तो वन एंड 1.5 आवर, ठीक है, मतलब 1.5 घंटा से ज्यादा देर के लिए किसी को भी अंदर रहने नहीं देगा। वो बोलेगा ना, उसके बाद चलो सब हम लोग सेफ जगह पे चलते हैं। तो 90 मिनट है, 1.5 घंटा है, जो भी है दिया हुआ रहेगा। किसको क्या डाउट एक आया है अभी यार? सोनू ठाकुर रिपीट। अगर माइंस में एक्सीडेंट होता है तो मैनेजर रिपोर्ट करेगा फॉर्म 2 में, 24 घंटा के अंदर अपना जो भी है। और बाकी अगर रेस्क्यू स्टेशन में एक्सीडेंट होता है, रेस्क्यू स्टेशन में, तो उस केस में सुपरिटेंडेंट जो है ना, रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर जो भी है, उसको इन्फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन करवा दिए, सफिशियंट है। इतना क्या है कि एक बार हम जो करवा दे रहे हैं ना, तो ये कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कवर हो गया, ठीक है ना। मतलब रेस्क्यू का कवर हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी का कवर हो गया। होम वाला कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो बताया हो गया है वही रटो। होम में क्या दिक्कत है यार? जो तुम लोग नया रटे हो ना, उसी को फॉर्म जे के जो है वही रटो, वही बताओ। बाकी सेफ्टी कमेटी का और इसका क्लास तो, क्योंकि देखो पटेल सर ये बता रहा हूँ कि एज पर डीजीएमएस सर्कुलर लेजिस्लेशन 1 27 अप्रैल 2007 ईज ऑफ कंप्लायंस टू मेंटेन रजिस्टर अंदर ये लाओ। हाँ हाँ, डेली मेरा यही टारगेट ही है। अब मेरा डेली, आज तो हम इधर का चीज कर रहे हैं, आज इतना ही रखते हैं, क्या बोलते हो? अब आज से क्लास तो मेरा हो नहीं पाएगा, बहुत लड़का लोग को पता भी नहीं चला है क्लास का टाइमिंग वगैरह। तो बोले सर आप तो क्लास आज ले लिए। बाकी पटेल सर को भी हम बोल देंगे कि माइंस एक्ट, माइंस रूल का है ना, पूरा क्वेश्चन करवा दें, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ऐसा ही कुछ आने वाला है। अभी भी बहुत लोग होगा जो चाह रहा होगा क्लास करने के लिए, किस चीज़ का बताएं? ब्लास्टिंग वाला। सर इसको करते हैं सर, डेली न्यू टॉपिक से करेंगे, इजीली कवर होगा। ठीक, इस तरीके से ठीक लग रहा है ना, ये बताओ, इस तरीके से सही लग रहा है डिस्कशन जो कर रहे हैं, ये बताओ पहले। डिस्कशन कर रहे हैं, सही लग रहा है सभी को? रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होगा ही। मान लो अभी अगर रेस्क्यू वगैरह से जो क्वेश्चन करवा दिए हैं ना, रेस्क्यू इलेक्ट्रिसिटी से और सॉइल वेंटिलेशन से, अगर क्वेश्चन आने रहेगा तो 10-12 क्वेश्चन इतना में ही आ जाएगा, ठीक है ना। 10 से 12 क्वेश्चन जो बताए हैं, अभी डिस्कस किए हैं 1 घंटे क्लास में, 2 घंटे क्लास में, इतना क्वेश्चन आ सकता है।
इससे क्या होगा, जो गलत भी लिख रहा है ना उसको भी समझ में आ रहा है कि हाँ हम कहाँ पर गलत कर रहे हैं, सुधार ले रहा है वो। इसी तरीके से मेरा टारगेट रहेगा कि पूरा सीएमआर तुम लोग कंप्लीट करवा दें हम।